कर रहा हूँ। देखो, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हम अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं, और ये एक थ्योरेटिकल थोड़ा सा एरिया है जिसको मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आपसे एग्जामिनर जो है वो ये कॉन्सेप्ट्स लिखने को बोल सकता है, पूछ सकता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। इसमें लिखा हुआ है द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल इज द अजम्पशन दैट एन एंटिटी विल रिमेन इन बिजनेस फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। यानी कि जिस कंपनी की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप एज्यूम करोगे कि वो कंपनी फोरसेबल फ्यूचर तक ऑपरेट करती रहेगी। यानी कि जिस कंपनी की आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो आने वाले सालों में क्लोज नहीं हो जाएगी, बंद नहीं हो जाएगी, वो चलती रहेगी। आगे लिखा हुआ है कन्वर्सली दिस मीन्स the entity will not be forced to halt the operations and liquidate its assets in the near term। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी अकाउंटिंग करते हो तो आप इस अजम्पशन से करते हो कि कंपनी चलती रहेगी और कंपनी के ऑपरेशंस बंद नहीं होंगे और कंपनी अपने एसेट्स को लिक्विडेट नहीं करेगी। सही है। इसीलिए जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हो तो बाद में आगे के अकाउंटिंग की चीज़ों में ये भी पढ़ोगे कि उसमें जो एसेट्स की वैल्यू लिखते हो आप, वो आप उसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं लिखते हो, यानी कि वो वाली वैल्यू नहीं लिखते हो जिस पे वो बाजार में जाकर नियर फ्यूचर में बिकेंगे। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स। दूसरी चीज़ है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक आइटम्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द ओरिजिनल नॉमिनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट आइटम। Historical cost accounting involves reporting assets and liabilities at their historical cost, which are not updated for changes in the item's value. जब आप अकाउंटिंग में अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो तो मोस्टली उनको उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल 2010 में आपने एक कार परचेज करी थी और उस कार की जो वैल्यू थी ना वो 50,000 रुपये थी। फिर लेट से एक महीने की एक साल की जो डेप्रिसिएशन है वो 5,000 है। तो 2011 में आप इसकी जो वैल्यू दिखाओगे तो 45,000 रुपये दिखाओगे। 2012 में आप इसकी वैल्यू दिखाओगे तो आप 40,000 रुपये दिखाओगे। हर साल की 5,000 रुपये की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी। ठीक है, अब ये जो इसकी वैल्यू हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ये कैसे आई है? ये आई है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हो सकता है कि 2012 में हम बाजार में जाकर इस गाड़ी की वैल्यू देखें तो हो सकता है कि ऐसी गाड़ी बाजार में जो है ना वो 48,000 पर अवेलेबल हो, यानी कि इसकी मार्केट वैल्यू कुछ और हो सकती है या मार्केट प्राइस कुछ और हो सकती है। बट हम अपनी बुक्स में जब किसी एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते चलते चले जाते हैं, उस वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करते जो उसकी मार्केट में वैल्यू है। हम कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर तुम लोगों से पूछ लूंगा कि कोई सवाल है या नहीं। तीसरी चीज है अकाउंटिंग एंटिटी। इन अकाउंटिंग अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ओनर्स आर ट्रीटेड एज टू सेपरेटली आइडेंटिफाइबल पार्टी। दिस इज कॉल्ड द एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस का ओनर होता है और जो बिजनेस होता है, इन दोनों को आप सेपरेटली ट्रीट करते हो। इन दोनों के एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को मिक्स नहीं करते हो, मर्ज नहीं करते हो। बिजनेस का हिसाब किताब सेपरेट होता है, ओनर का जो घर का हिसाब किताब है, पर्सनल हिसाब किताब है, वो एक अलग जगह पर हो रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल ओनर के पास घर पर 2 गाड़ियां हैं और बिजनेस में उसके 3 गाड़ियां हैं तो आप ये नहीं बोलोगे कि इस बिजनेस में 5 गाड़ियां, बल्कि आप 3 ही बोलोगे क्योंकि वो 2 गाड़ियां उसके ओनर के घर की हैं, उसकी अपनी हैं। हम बिजनेस की अकाउंटिंग सेपरेटली करते हैं। अगली चीज़ है मनी मेजरमेंट। द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अंडरलाइंस द फैक्ट दैट इन अकाउंटिंग एंड economics generally every recorded event or transaction is measured in terms of money। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम जितनी भी अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उनको हम मनी यानी कि डॉलर्स या रुपीस में मेजर कर कर रिकॉर्ड करा करते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग ईयर, the 12-month period over which an organization accounts are calculated. An accounting year, also called an accounting period, is a company's annual financial reporting period.
देखो अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक कंपनी है, लेट्स से उसका अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी 2000 एंड 1 जनवरी टू 31 ऑफ दिसंबर, ये भी हो सकता है। और एक कंपनी है, उसका अकाउंटिंग ईयर जो है ना वो 1 जुलाई अगले साल का 30 जून, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 12 मंथ्स का होता है, और अकाउंटिंग ईयर जो है वो किसी भी दिन से स्टार्ट होकर और किसी भी दिन ख़त्म हो सकता है। अकाउंटिंग ईयर फॉर एग्जांपल, एक मिनट अब्दुल्ला एक मिनट, मैं जब पूछूंगा तब आप पूछना। अकाउंटिंग ईयर लेट से 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ और अगले साल 30 जून 2016 वाले दिन अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हुआ। ये 1 साल का पीरियड है, ठीक है ना, 1 साल का पीरियड है जिसके लिए कंपनी अपने अकाउंट्स बना रही है। ये कंपनी के कैलेंडर ईयर से डिफरेंट हो सकता है। ऑब्वियसली कैलेंडर ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर हमेशा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक ख़त्म होता है। ठीक है ना, तो डिफरेंस है अकाउंटिंग ईयर में और कैलेंडर ईयर में। मैचिंग या एक्रूअल्स। Matching principle require that expenses incurred by an organization must be charged to the income statement in the accounting period in which the revenue to which those expenses relate is earned. मैचिंग कॉन्सेप्ट या एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस साल के एक्सपेंसेस होंगे उसी साल उनको रिकॉर्ड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरा एक महीने का इलेक्ट्रिक का बिल है ₹150। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरा एक महीने का इलेक्ट्रिक का जो बिल है ना वो है ₹150। अच्छा, मैंने जो है ना वो 1 जनवरी 2015 वाले दिन अगले 3 साल का बिजली का बिल पे कर दिया। अगले 3 साल का यानी कि साल 2015 का भी पे कर दिया, साल 2016 का भी पे कर दिया, साल 2017 का भी बिल पे कर दिया। अब अगर मैं अगले 3 सालों का लेट से एक फिक्स बिल है ₹150 का जो मुझे एक महीने का पे करना होता है, मैं अगले तीनों सालों का बिल पे कर देता हूँ 1 जनवरी वाले दिन, तो मैंने एक महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 साल यानी कि 36 मंथ्स का 150 रुपीज़ के हिसाब से 5400 रुपीज़ का अमाउंट पे कर दिया होगा। अब अगर मैं 5400 रुपये का टोटल अमाउंट पे कर रहा हूँ, ये 2015 का भी है, ये 2016 का भी है और ये 2017 का भी है, तीनों सालों का टोटल अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ। तो अगर मैं तीनों सालों का टोटल अमाउंट अभी पे कर रहा हूँ तो मैं 1 जनवरी 2015 वाले दिन जो डबल एंट्री पास करूँगा वो पास कर दूंगा मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट डेबिट। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट मैं कर दूंगा डेबिट, ठीक है ना, 5400 से, और बैंक का अकाउंट कर दूंगा क्रेडिट, बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा 5400 से, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट जो डेबिट करूंगा वो मैं लेट से प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी का एक अकाउंट मैंने ओपन किया, वो डेबिट कर दिया मैंने। अच्छा, अब मैंने पे तो कर दिया है, लेट से इसको हम प्रीपेड ही कह लेते हैं, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम वर्ड प्रीपेड यूज़ कर लें। प्रीपेड अकाउंट डेबिट 5400 और बैंक का अकाउंट क्रेडिट 5400। ये मुझे ये बता रहा है कि मैंने 5400 रुपये जो है, 5400 रुपये का जो अमाउंट है वो मैंने पे कर दिया है फॉर माई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट 3 ईयर्स इसलिए क्योंकि 150 रुपये एक महीने का था, तो 3 सालों का 5400 बनता है। जब मैं अपने पास साल के आखिर में अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो इनकम स्टेटमेंट में मैं एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस 5400 रुपये नहीं शो करूंगा। मैं इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस शो करूंगा वो 150 इंटू 12, 150 इंटू 12 यानी कि एक साल का अमाउंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये शो करूंगा। यानी कि जब मैं साल ख़त्म होगा तो एक एंट्री पास करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 1800 रुपये और प्री पेमेंट्स या प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड अमाउंट क्रेडिट 1800 रुपये। अब होगा ये कि 2015 वाले दिन की जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा
ऑल्दो मैंने अगले 3 साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, लेकिन मैं अपने पास इनकम स्टेटमेंट में इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस में 2015 में सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये का एक्सपेंस दिखाऊंगा। मैं 5400 पे कर चुका हूँ, लेकिन मुझे मैचिंग या एक्रूवल्स कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जितनी भी पेमेंट कर लो, आप अपने इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ उतना ही चार्ज करोगे जितना उस साल का एक्सपेंस है, और बाकी अमाउंट का आएगा, बाकी अमाउंट बैलेंस शीट पर आएगा। बैलेंस शीट पर जो अमाउंट आएगा 5400 से मैंने प्रीपेड को डेबिट किया था और 1800 से मैंने इसको क्रेडिट किया, तो बैलेंस शीट पर जो अमाउंट आएगा वो 5400 माइनस 1800 यानी कि 3600 रुपये आ रहा होगा एज प्रीपेड रेंट। और इसको तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंने 2016 और 17 का भी 150 रुपीज़ के हिसाब से 24 महीने का अमाउंट यानी कि 3600 रुपये का अमाउंट प्रीपे कर दिया है। 2015 की जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में 3600 रुपये एज प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड अमाउंट दिखाऊंगा। इसी तरह से जब 2016 का साल आएगा तो भी 1800 रुपये एक्सपेंसेस में दिखाऊंगा और 17 में भी 1800 रुपये एक्सपेंसेस में दिखाऊंगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट या एक्रूवल्स कॉन्सेप्ट आपको ये दिखाता है, ये बताता है कि आपने पेमेंट चाहे जितनी भी की हो, आप अपने इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ वो अमाउंट लेकर जाओगे, सिर्फ उतना एक्सपेंस लेकर जाओगे जो उस पर्टिकुलर ईयर से पर्टेन करता है। बाकी अगर आपने आगे का अमाउंट पहले ही पे कर दिया तो वो आपकी प्री पेमेंट है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। The prudence concept is an accounting principle that requires an accountant to record liability and expenses as soon as they occur, but revenues only when they are assured or realized. Prudence concept, prudence का मतलब है एहतियात। Prudence concept ये कहता है कि भाई हमें एज एन अकाउंटेंट अगर कोई भी लाइबिलिटी या एक्सपेंस नज़र आता है, जैसे ही हमें वो एक्सपेंस या लाइबिलिटी होती हुई नज़र आए, हमें उसको फ़ौरन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लेकिन रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब मैं अश्योर्ड हूँ और रियलाइज हो जाए वो, यानी कि मुझे मिल जाए। इसकी मिसाल क्या है सर? इसकी मिसाल ये है कि हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं जो कि है हमारी प्रोविजन डाउटफुल डेट फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अच्छा मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप लोग बीच में ना बोलो, मैं पॉज करके फिर आप लोगों को जब सवाल का मौका दूं तब आप लोग बोल लेना, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या मतलब है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ये मतलब है कि अभी आपके कोई पैसे लेकर भागा नहीं होता, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगाते हो कि यार फ्यूचर में XYZ बंदा इतना अमाउंट मेरा लेकर भाग जाएगा और उसका एक्सपेंस आज ही बुक कर लेते हो। ठीक है, ये प्रोविजन है, ये एक्चुअल बेड डेट नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोविजन बनाना बेड डेट्स की और एक होता है बेड डेट्स का हो जाना। बेड डेट्स का मतलब ये है कि इन रियलिटी वो एक्सपेंस हो गया। प्रोविजन का मतलब ये है कि आप एक एस्टिमेट लगाते हो कि फ्यूचर में ये बंदा इतने पैसे मुझे नहीं दे पाएगा, XYZ परसेंटेज नहीं मिलेगी और उसकी आप अपने पास बुकिंग कर लेते हो। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट ही बच गए, मैं वो तीनों डिस्कस कर लूँ फिर आप लोगों से सारे सवाल आप लोगों के पूछ लूँगा। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, some items have such a low monetary value that it is not worthwhile to record them separately because their amount is not material. According to the materiality concept, a small item should be treated as an expense and that should not be recorded separately as an asset. For example, purchase of calculator, stapler and paper pen should not be recorded as an asset but should be recorded as an expense. देखो हमने ये पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मोटर वैन है तो वो मोटर वैन मेरा नॉन करंट एसेट है, और नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करने की, इसको एज अ नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करने की वजह ये बनती है कि भाई ये मोटर वैन जो है ये मुझे जो है वो एक लंबे अरसे तक बेनिफिट देगी मेरे लिए। ये मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट रखती है। और अगर कोई चीज़ मुझे मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देती है, सच एस के मोटर व्हीकल हो गया, सच एस के ऑफिस बिल्डिंग हो गई, तो वो मुझे क्योंकि मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देती है, मैं उसको नॉन करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करता हूँ और एनुअल बेसिस पर उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ। अब मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यार अगर हर चीज़ के लिए हम ऐसे ही करने बैठ गए ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो ये कहता है कि कभी कभार आपको जो है ना वो ये देखना चाहिए कि जिस चीज़ की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसकी मॉनेटरी वैल्यू बहुत कम तो नहीं है। अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है तो उसकी अकाउंटिंग जो उसकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनती है उससे आप डाइवर्ट भी कर लो, कोई मसला नहीं है।
मिसाल के तौर पर लेट से मैंने जो है ना वो एक स्टेपलर खरीदा। अब स्टेपलर जो है वो अगर देखा जाए लेट से आया 200 रुपए का, ठीक है ना, लेकिन अगर इसकी बात करी जाए इस स्टेपलर की, एक मिनट रुकना यार। अच्छा जी, तो स्टेपलर की अगर बात करते हैं, स्टेपलर की वैल्यू है लेट से ₹150। अब स्टेपलर की बात करते हैं, इसकी ज़िंदगी 1 साल से ज़्यादा होती है, ये मुझे 5-10 साल जब तक खो ना जाए तब तक बेनिफिट देता रहता है अमूमन। लेकिन मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर इसको भी तुम नॉन करेंट एसेट्स में ले गए तो इसकी अमाउंट इतनी ही कम है कि फिर तुम इसका हिसाब किताब लगाने में बहुत वेस्ट कर दोगे अपना टाइम। नॉन करेंट एसेट है, स्टेपलर है, 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगा, लेकिन वैल्यू 150 रुपये। इसको नॉन करेंट एसेट्स में लेकर जाओ, फिर इसकी सालाना डिप्रिसिएशन बुक करो 15-15 रुपए की, अगर लेट से 10 साल इसकी ज़िंदगी है तो ज़िंदगी हो जाएगी अजाब। तो मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट ने ये कहा कि कभी कभार अगर किसी चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू कम हो तो उसको आप जो है उसकी कोई आसान ट्रीटमेंट ढूंढा करो। मिसाल के तौर पर आपने स्टेपलर खरीदा है, इसको आप पहले ही साल एक्सपेंसेस में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दो, रादर देन इसको नॉन करेंट एसेट्स में लेकर जाओ और इसकी डिप्रिसिएशन को चार्ज करो हर साल। इसके बाद अगली चीज़ है हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये कहता है द प्रिंसिपल्स एडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। However, change in adopting a principle is allowed when the change assists in true and fair view। बोलता है जब आप कोई एक प्रिंसिपल डिसाइड कर लेते हो तो आपको उसी बुनियाद पर अकाउंटिंग करनी चाहिए, उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। इसकी मिसाल तुम यूँ ले लो कि लेट से मोटर वैन्स के लिए एक कंपनी ने डिसाइड किया कि मोटर वैन्स के लिए हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करेंगे। एक कंपनी ने ये सोचा कि मोटर व्हीकल्स की डिप्रिसिएशन के लिए हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करेंगे। अब कंपनी ने ये सोच लिया ना कि यार ये मेथड यूज़ होगा तो हर साल, फिर 2016 हो या 2017 हो या 2018 हो, हर साल इसको यही मेथड यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी साल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ किया, किसी साल कोई और स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया, फिर मर्जी आई तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ किया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ही मेथड कंसिस्टेंटली अप्लाई करना चाहिए। अलबत्ता हाँ, कभी कभार हम इससे डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई वैलिड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आखिरी ड्यूल एस्पेक्ट। The dual aspect concept states that every business transaction requires recordation in two different accounts. This concept is the basis of double entry accounting। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से आप सब वाकिफ हो, आप सब फेमिलियर हो। हम फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन होती है, लेट से ओनर बिजनेस में 500 रुपये लेकर आया, तो उसका ड्यूल एस्पेक्ट क्या है? कैश इंक्रीज होगा, कैश डेबिट होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, दो एस्पेक्ट्स हो गए। अगर कोई लेट से मोटर व्हीकल परचेज करता है क्रेडिट पर, तो एंट्री होगी मोटर व्हीकल्स अकाउंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अगेन इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना और दूसरा मोटर व्हीकल को रिकॉर्ड करना। तो हर ट्रांजैक्शन के दो अलग अलग एस्पेक्ट्स मौजूद होते हैं।